हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज वन शॉर्ट वीडियो रहेगी किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कैसे हम एक बार मैग्नेट के अराउंड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक रहेगा मेन, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी किसी एक वायर में से करंट फ्लो होता है तो वहां पे भी क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वो जो पैटर्न है वो किस तरीके का बनेगा, एक जो है करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का। इसके अलावा अगर हम उस वायर को सर्कुलर वायर में कन्वर्ट कर दें या फिर एक कोयल बना दें तो कैसा, क्या वो पैटर्न वो सेम ही रहेगा या कुछ अलग तरीके का पैटर्न वहां पे फॉर्म होगा। और हमारे पास कुछ रूल्स भी रहेंगे, जैसे कि मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल रहेगा, इसके अलावा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये सब रूल्स क्या है। और इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसमें कि हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट जब भी प्रोड्यूस होता है ऑब्वियस सी बात एक वायर के अराउंड, तो वहां पे अगर हम उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, एक करंट कैरिंग वायर को किस में रख दें, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे लगता है फोर्स। और इसी प्रिंसिपल पे जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो वर्क करती हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले इसमें है एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट सबने देखी होगी, कुछ इस तरीके की होती है, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के अंदर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब एक बार मैग्नेट को अगर तुम ब्रेक कर दोगे बीच में से, तो ऐसा नहीं है कि हम पोल्स को इनको सेपरेट कर पाएंगे, फिर भी यहां पे क्या रहेंगे, दोनों ही पोल रहेंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। तो कितने भी छोटे छोटे चाहे एटॉमिक लेवल तक हम इस बार मैग्नेट को ब्रेक कर दे तो हमेशा क्या रहेंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल रहेंगे। इसका मतलब है मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा तुमने पढ़ा होगा पहले भी छोटी क्लासेस में, हमने ये पढ़ रखा है, जैसे कि भाई इधर साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, दे विल अट्रैक्ट। इसके अलावा अगर यहां पे हमारे पास दो हैं, एक नॉर्थ पोल है इधर, ठीक है, और दूसरी मैग्नेट का भी क्या है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो दे विल रिपेल। यानी कि जो लाइक पोल्स हैं वे रिपेल करते हैं, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इसके अलावा बार मैग्नेट के अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अभी पता ही नहीं होती क्या है ना। तो एक जो मैग्नेट है, मैग्नेट अपने आसपास के रीजन में अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकती है। इन्फ्लुएंस का मतलब भाई हो सकता है किसी आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर दे, किसी दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। तो वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो उसके आसपास के नजदीक का जो रीजन है, जैसे कि इस मार्कर को हम एक मैग्नेट मान लेते हैं, ठीक है, इसके आसपास का जो ये रीजन है यहीं पे तो ये काम कर सकती है ना, किसी दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करना, रिपेल करना, या फिर स्मॉल आयरन पीसीज को क्या करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो वो इसी रीजन में ही तो होगा। तो जिस रीजन में ये अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकती है वहां पे हम क्या मानेंगे, वहां पे क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड। दिखता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू, या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू हम उनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट हमारे पास ये रही, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से इमर्ज आउट होती है, यहां से देखो, यहां इधर से, और कहां जाती है, टूवर्ड्स नॉर्थ, ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड, नॉर्थ से कहां जाएंगी, ये साउथ की तरफ। इन पे ऐसे हम कई सारे एरोज क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड कहां से कहां रहेगी, साउथ टू नॉर्थ। एक मैग्नेट के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो है डायरेक्शन, ये जो मैंने अभी ड्रॉ की है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनकी प्रॉपर्टीज है मेन कि भाई हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो तीन मेन प्रॉपर्टीज है इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटसाइड क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, और ये क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, क्योंकि इनसाइड कहां से कहां होती है, साउथ से नॉर्थ। और किसी भी पॉइंट पे, मान लिया किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है, क्या है डायरेक्शन, तो उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे यहां पे है तो टेंजेंट तो इधर ऐसे यूं ड्रॉ होगी, तो इस तरफ है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मैं यहां चेक करना चाहूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो यहां पे क्या ड्रॉ करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है
कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब इंटरसेक्ट नहीं करती तो इस पे जो है कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्यों नहीं करती भाई इंटरसेक्ट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मान लिया जैसे कि मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाके और यहाँ आ रही है, मान लिया देखो यहाँ ये जो है पॉइंट है, यहाँ पे ये दोनों क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। तो इस पॉइंट पे दो दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, एक इधर ड्रॉ होगी और एक इधर ड्रॉ होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की एक जगह पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, यहां पे तो दो दो डायरेक्शन होगी, एक ही जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर भी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर भी है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पे तो दो डायरेक्शन बन गई, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। अब नेक्स्ट है जो लास्ट जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वे पोल्स के नजदीक क्राउडेड होती हैं काफी ज्यादा। देखो यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4 5 है ना, 4-5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो दे केम क्लोजर नियर द पोल्स एंड दे आर फार अपार्ट इन द अदर रीजन। देखो यहाँ पे तो सिर्फ दो ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतने ज्यादा हिस्से में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस केम क्लोजर नियर द पोल्स एंड दे आर फार अपार्ट इन द अदर रीजन। ये है तीसरी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब ये जो है रिलेटिव क्लोजनेस है, अब इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है अलग से कि भाई ये जो रिलेटिव क्लोजनेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यहां पे ज्यादा है क्लोज, यहां पे कम है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या ये सिग्निफाई कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा क्राउडेड है किसी भी जगह पे, वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। मैग्नेटिक फील्ड वहां उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वहां। यहां पे तो दो ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो हमने जो जो पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किए हैं उन सब की डेफिनेशंस मैंने यहां पे लिख दिया है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। तक तो हमने जो भी है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। उसके अलावा है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एक जो करंट कैरिंग वायर है वो भी अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि भाई उसने ली एक वायर ऐसे, ठीक, ऑब्वियस सी बात है ये करंट कैरिंग वायर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से कहां फ्लो करता है, टूवर्ड्स नेगेटिव। तो उसने यहाँ पे एक कंपस, मैग्नेटिक कंपस यहाँ पे उसने प्लेस किया। तो जो मैग्नेटिक कंपस है उसने एक तरफ डिफ्लेक्शन शो की, पहले तो ये बिल्कुल ऐसे था, फिर उसने क्या किया एक तरफ ऐसे डिफ्लेक्शन शो की। अब एक इस कंपस के अंदर होता है क्या, एक छोटी सी मैग्नेट ही होती है, उसके अंदर भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा एक साउथ पोल, ऐसा। तो ये एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट ही या तो अट्रैक्ट कर सकती है या क्या कर सकती है, रिपेल। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने पता लगाया कि करंट कैरिंग वायर भी क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसने क्या किया, इसी सेम सर्किट में उसने बैटरी को ऐसे बदल दिया ताकि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो उसने कुछ ऐसा किया इस बार, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कुछ है करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा इसमें। अब की बार ये जो नीडल थी इसने डिफ्लेक्शन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में शो की। अभी तक जो ये डिफ्लेक्शन ये इधर थी, अब कहां डिफ्लेक्शन होगी, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जब ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल, नॉर्थ साउथ को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन बदल गई थी करंट को चेंज करने से। उसी वजह से इस कंपस ने भी अपनी डिफ्लेक्शन जो है वो क्या कर दी, चेंज कर दी, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। अब इसी के बेसिस पे हम ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, जो कि मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से हमें पता लगता है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो जब भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो होगी, ऐसा कुछ होगा कि भाई वायर में ऐसे यूं करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और वे सर्कल ऐसे कुछ, ये जो है वो डायरेक्शन होगी। इसके लिए हमारे पास मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ये मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि मान लीजिए ये एक वायर है, इस मार्कर को एक वायर समझते हैं हम। इस वायर में जो है वो करंट ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे यूं फ्लो हो रहा है, तो उस तरफ हमें अपना क्या करना है, थंब प्लेस करना है। और ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है, जिस तरफ मेरी ये जो फिंगर्स है ये ऐसे इसके अराउंड ऐसे रैप हो रही हैं,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो देखो इसमें भी तो ऐसे ही किया मैंने, ये ऊपर की तरफ है ऐसे, है ना, और ये जो फिंगर्स हैं ये तो कुछ ऐसे मूव कर रही हैं, ये ऐसे नहीं है, कुछ इस तरीके से है। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से जो है वो मूव करेंगी। अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन को नीचे कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? देखो इस बार करंट नीचे की तरफ है तो थंब किस तरफ होना चाहिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो फिंगर्स कैसे मूव करेंगे? ऐसे मूव करेंगे ना, यूं ऐसे। तो कुछ पैटर्न ऐसा बनेगा इस बार। सबका सेंटर एक ही रहेगा, इसलिए इनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे यहां पे। लेकिन अगर यहां पे हम वायर जो है वो ऐसे स्ट्रेट वायर ना ले तो ऐसे केस में अब कैसे पता करेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो है वो कैसा होगा? अगर वायर सर्कुलर है, मान लीजिए ये ऐसे है कुछ वायर, और इसमें हमने कहीं पे एक बैटरी लगा दी जिसकी वजह से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये सेल ही लगाया है, ये लो एक बैटरी लगा दी हमने, तो करंट यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा? तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे हम। इस तरफ थम ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की ड्रॉ होंगी ऐसे यूं। यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ होंगी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, है ना, यूं इस तरीके से, है ना, ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अलावा है कि भाई यहाँ पे तो मैग्नेट में तो दो पोल्स होते थे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे कहाँ हैं वे पोल्स? तो यहाँ पे भी पोल्स प्रेजेंट है। देखो अभी हम ड्रॉ करते हैं वे पोल्स भी। अगर एक वायर में ऐसे ऐसे है, यूं सर्कुलर वायर है, अगर एक वायर में करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कौन से पोल की तरह बिहेव करेगा? तो ये बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। दूसरा, अगर किसी भी वायर में जो है करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो किस पोल की तरह बिहेव करेगा? एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसको ऐसे ही बना सकते हो, देखो यहाँ पे ये एरो है ना, यूं जा रही है, इसमें ये एरो है इस तरीके से मूव कर रही है, तो साउथ पोल ही बनेगा यहाँ पे। इसमें देखो ऐसे नॉर्थ में ऐसे यूं जा रहा है ना इधर, तो नॉर्थ पोल यहाँ पे बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो सिंगल सिंगल पोल्स बन गए। ऑब्वियस सी बात है, ये नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो सिंगल साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो सिंगल नॉर्थ पोल। पर हमने तो अभी पढ़ा था कि भाई सिंगल पोल तो यानी कि मोनोपोल तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिंगल पोल है। अगर मैं इसी सेम वायर को इसके पीछे वाले हिस्से से देखूं, बैक साइड से देखूं, तो वहां पे जो करंट होगा वो कैसा होगा? यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इसके अगर आगे साउथ पोल है तो इसके पीछे कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। इसको हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से अभी बता देते हैं। तो देखिए हमने एक ये पेज पे ऐसे बनाया है, इसमें कुछ ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर दिखाई दे रहा होगा जो है करंट फ्लो कर रहेगा वायर के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा पोल होगा? सामने की तरफ साउथ पोल होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो साउथ पोल होगा। इसके अलावा अगर मैं इसको बैक साइड से दिखाऊं, देखो बैक साइड में कौन सा पोल दिखाई दे रहा है? यहाँ पे नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है। तो अगर फ्रंट में साउथ है तो बैक साइड कौन सा पोल होगा? अपने आप ही नॉर्थ पोल होगा। अपने आप वो पैटर्न क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है सोलेनोइड। सोलेनोइड होता क्या है? सोलेनोइड एक लॉन्ग कोइल है, किसकी? एक कॉपर वायर की। ऐसे तुमने देखा होगा ना स्पाइरल रजिस्टर, है ना, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसमें, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक अगर एक उस स्पाइरल बाइंडिंग में तो क्या होता है, वहां पे एक प्लास्टिक का ही तो होता है रोल। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर की वायर को अगर हम उसी शेप में वाउंड कर दें, एक कोयल की शेप में ऐसे कोयल बना दे कॉपर वायर की, और उसको किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दे, तो क्या बन जाएगा? एक सोलेनोइड। तो एक सोलेनोइड लॉन्ग कोइल है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। एक सोलेनोइड भी एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। अब यहां से करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। अब हर एक लूप देखो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक पोल होगा साउथ, उसके जस्ट पीछे क्या होगा? नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, लास्ट में नॉर्थ। तो हम स्टार्टिंग में साउथ लिखेंगे, लास्ट में नॉर्थ लिखेंगे। अब एक सोलेनोइड के अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक बार मैग्नेट की ही तरह होता है। एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कहां से कहां था? नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड क्या था? साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ टू नॉर्थ, और मोस्टली क्वेश्चन इसी पे ही आते हैं।
ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। अगर इनसाइड की बात हो तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो ये बराबर बराबर पैरेलल लाइंस है ना, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा होता है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है एक सोलेनोइड के अंदर। यूनिफॉर्म यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है, स्ट्रेंथ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। अब आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑब्वियस सी बात, उसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। देखो यहां पे इक्वल ही है ना, इक्वल डिस्टेंस पे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड यूनिफॉर्म होता है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड कहां से कहां होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तीसरा, इस पे पूछ सकता है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसकी स्ट्रेंथ किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, इनसाइड अ सोलेनोइड। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ में कितने ऐसे ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा, डिपेंड करता है इस पे करंट कितना है, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये। तीसरा, डिपेंड करता है ये कोर मटेरियल पे, कोर मटेरियल कि इसके इनसाइड, अभी तो देखो बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, एयर है, ये तो लाइंस दिखती थोड़ी है, बीच में क्या है अभी एयर है। लेकिन अगर एयर को रिप्लेस करके यहां पे कोई और मटेरियल रख दे, जैसे कि हम आयरन का एक छोटा सा पीस इसके अंदर अगर प्लेस कर दे, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सोलेनोइड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो कोर मटेरियल। अब इस पे क्वेश्चन ये आता है, अगर हम यहां पे एक सॉफ्ट आयरन का पीस अगर इसके बीच में इंसर्ट करते तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें कि हम जब तक इसमें से करंट फ्लो करा रहे हैं जब तक तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जनरली कोई भी जंक यार्ड है ऐसे जगह पे हम किसका यूज करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। कोई भी सामान है यहां से एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह प्लेस करना है, छोटे छोटे स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन है मान लिया, उनको यहां से उठा के दूसरी जगह प्लेस करना है, तो अगर हम एक परमानेंट मैग्नेट का यूज करके वो चिपक तो जाएंगे, लेकिन वहां पे उसको छोड़ने के लिए अलग से वो डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे उसको। तो वैसे केसेस में हम यूज करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनोइड के अंदर क्या रखा हुआ है, एक सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब उसका अगर हम यूज करेंगे तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अदरवाइज किसकी तरह बिहेव करेगा, एक नॉन मैग्नेट की तरह डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, डीमैग्नेटाइज करना इसको सॉफ्ट आयरन को इजी है। अब क्वेश्चन इस पे ये भी आ जाता है कि भाई सॉफ्ट आयरन की जगह हम क्या स्टील को भी यूज कर सकते हैं इसके कोर मटेरियल की जगह, तो ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही हम क्या करेंगे, यहां से स्विच को ऑन करेंगे तो स्टील का जो टुकड़ा है जो इसके अंदर हम प्लेस करेंगे वो मैग्नेटाइज तो हो जाएगा, लेकिन उसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर पाएंगे, इसको स्विच ऑफ करके वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे भी क्वेश्चन आ जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वी डिस्टेंट इक्वल पैरेलल लाइंस से, इक्वल पैरेलल लाइंस, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम। जैसे कि बराबर बराबर डिस्टेंस पे 3-4 लाइन ऐसे खींच दो, पैरेलल भी होनी चाहिए और एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर उस तरफ है तो उस तरफ, ऊपर की तरफ है तो ऐसे यूं बनाएंगे एरोस, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इनसाइड है तो हम ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आउटसाइड है तो ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूं आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब सोलेनोइड होता क्या है, इसकी भी डेफिनेशन एक बार फटाफट मैं लिख देता हूं यहां।
long coil having large number of turns of insulated copper wire is called a solenoid। अब सोलेनोइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन मोस्टली हर बार ही आता है सोलेनोइड से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जैसे हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा, उस पे से किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो भी एक बार मैं फटाफट बता देता हूं। एक तो डायरेक्टली पैटर्न ड्रॉ करना आता है कि भाई हाँ इसका पैटर्न ड्रॉ करो मैग्नेटिक फील्ड का, तो पैटर्न तो ड्रॉ करना आ ही गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर मैं इस वायर से दूर जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, इस वायर से जितनी दूर जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। जितना मैं इस वायर के नजदीक रहूंगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग होगी। दूसरा डिपेंड करता है इसमें से करंट कितना है, जितना ज्यादा करंट होगा, करंट जितना ज्यादा बढ़ाओगे जो स्ट्रेंथ है उतनी ही क्या होगी, इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्टेंस तुम ज्यादा दूर जाओगे उस करंट कैरिंग वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक सर्कुलर वायर में ऑब्वियस सी बात है, यहां पे भी जितना इसका रेडियस कम होगा, जितना इस वायर का रेडियस कम होगा उतना ही ज्यादा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी इसके सेंटर पे, और करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस पर लगने लगता है एक फोर्स। मान लीजिए ये एक नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का, दूसरा ये किसी अदर मैग्नेट का साउथ पोल है, यहाँ पे इसके बीच में एक वायर रखी हुई है ऐसे, इसमें करंट फ्लो रहा है, ऑब्वियस सी बात है किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, मैंने एक छोटा सा पोर्शन उसका दिखाया है। अगर मैं इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं, करंट मान लिया इस तरफ है, तो यहां पे इस पे लगेगा फोर्स, और उस फोर्स की जो है डायरेक्शन वो हमें पता चलेगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि भाई मान लिया कोई एक वायर है करंट कैरिंग वायर, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है तो जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है उसका थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, इन तीनों फिंगर्स को इस तरीके से अलाइन कर लो कि भाई एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब हमें करना क्या है कि भाई ये कौन कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करी वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये वाली जो फर्स्ट फिंगर है फोर फिंगर, और ये जो सेंट्रल फिंगर है या मिडल फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट को। तो अगर मैं इसको अलाइन करूं, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होता है, नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे अलाइन कर लिया। अब करंट तो ऊपर की तरफ है, ये वाली फिंगर कहां जानी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तो मैं हाथ को ऐसे भी तो कर सकता हूं। तो ये वाली फिंगर होगी ऊपर की तरफ अलाइन, ये वाली फिंगर होगी उस तरफ अलाइन। अब ये जो थंब है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड, तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। अगर तुम पेपर पे लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर अब इस पे क्वेश्चन आता है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, करंट की डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूं, करंट इस बार मान लिया इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, करंट नीचे की तरफ, तो ये थंब है जो वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, अब आउटसाइड, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो करंट की डायरेक्शन चेंज कर लो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर लो, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि इफ वी अलाइन आवर थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी फोर फिंगर जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस भी तरफ हमारा थंब पॉइंट करेगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब क्वेश्चन इस पे क्या आता है कि भाई ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम कब होगा, इस वायर पे जो है फोर्स लग रहा है मैक्सिमम कब होगा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे हायर क्लासेस में पढ़ लोगे। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, जो कि तुमने पहले पढ़ लिया इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना, करंट कैरिंग वायर के बीच में कितना एंगल होगा, जब 90 डिग्री का एंगल होगा, तो उस केस में फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और सबसे कम कब होगा, जब यहां पे या तो एंगल हो 0 डिग्री, यानी कि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जो वायर में करंट है वो भी सेम ही डायरेक्शन में है, या हो
180 डिग्री पे। तो इन दोनों केसेस में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा हमारा जीरो। अगर सेम डायरेक्शन में अलाइन है या ऑपोजिट डायरेक्शन है, मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी एक चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर भी लगता है एक फोर्स। अभी तक तो हमने पढ़ा कि करंट कैरिंग वायर जो है अगर हम उसको प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है। इसके अलावा अगर करंट कैरिंग वायर नहीं है, सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर किस तरीके से हम फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखते हैं। मान लिया कोई एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और उसके अंदर मान लिया मैग्नेटिक फील्ड उधर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है। तो अब यहां पे इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज जिस तरफ मूव करता है ना, तो उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कंसीडर कर सकते हैं किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। तो इसको भी वैसे ही हम सोल्व करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहा है, तो करंट कहां होगा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ऐसे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, इनवर्ट। अब इलेक्ट्रॉन की जगह और क्या हो सकता है, यहां पे प्रोटॉन हो सकता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन अगर ऐसे नीचे मूव कर रहा है तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है करंट की डायरेक्शन को हम क्या कंसीडर करेंगे, सेम ही कंसीडर करेंगे। अब प्रोटॉन नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम करंट की जो डायरेक्शन वो भी कहां रखेंगे, नीचे ही। मैग्नेटिक फील्ड, करंट और जो फोर्स है वो कहां रहेगा, आउटसाइड रहेगा यहां पे। अब एक इसकी जगह आ सकता है एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस को ये हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और अल्फा पार्टिकल पे होता है चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से 2 गुना चार्ज, ये सॉरी प्रोटॉन से कितना होता है, 2 गुना चार्ज होता है इस पे एक अल्फा पार्टिकल पे, +2e होता है इस पे चार्ज, +2e। अब इस पे किस तरह फोर्स लगेगा, तो कोई बात नहीं, अल्फा पार्टिकल है तो क्या हुआ, है तो पॉजिटिव ही चार्ज, तो करंट की डायरेक्शन हम नीचे ही कंसीडर करेंगे। तो यहां पे क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ क्या रहेगा, करंट, तो फोर्स कहां लगेगा, आउटवर्ड लगेगा यहां पे। अब इसमें डायरेक्शन को चेंजेस करके दे सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अगर याद रखना है तो इसको ऐसे याद रख लेना, FBI है ना, FBI एजेंट ऐसे हॉलीवुड की मूवीज में होते हैं नहीं। तो F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, FBI। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, देखो डायरेक्ट करंट वो होता है जो कि टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। हो सकता है भाई उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वो क्या है, वो वेरिएबल ही है, ऑब्वियस सी बात है। अब इस तरीके का हो सकता है डायरेक्ट करंट, तो यहां पे डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। दूसरे केस में और कैसे हो सकता है, डायरेक्ट करंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट को ऐसे, मतलब ये इधर टाइम के साथ जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा। दूसरा ये कुछ ऐसे भी हो सकता है भाई, ऐसे यूं हो सकता है कि भाई ये अपनी डायरेक्शन को तो चेंज नहीं कर रहा है, ये करंट है, ये भी डायरेक्ट करंट ही, लेकिन यहां पे इसका क्या चीज चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड। यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है, मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है, तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। वही अल्टरनेटिंग करंट उसको बोलते हैं जो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों ही चीजें क्या हो जाए, अगर चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, एक फिक्स टाइम के बाद वो क्या कर लेगा, देखो अभी तो कैसी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये कैसी हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव यानी कि जो है करंट की एक बार तो इस तरफ है डायरेक्शन मान लिया, दूसरी बार जस्ट इसके क्या है, ऑपोजिट है डायरेक्शन करंट की, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लगातार इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अगर मैं इस तरफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो करंट अभी इतना है, अभी इतना हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। तो लगातार इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और लगातार इसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इंडिया में जो करंट यूज होता है वो कौन सा यूज है भाई, अल्टरनेटिंग करंट। और कितनी फ्रीक्वेंसी का करंट यहां पे यूज होता है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का, लगभग 50 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी का करंट जो है वो यहां पे यूज होता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ये एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस पूरी कर लेता है, 50। और एक ऑसिलेशन को पूरा करने में इसको जो टाइम, ऑब्वियस सी बात है, जो टाइम लग रहा है वो कैसे फाइंड आउट करते हो, 1 फ्रीक्वेंसी करके, 1/50। लेकिन ये एक ऑसिलेशन में है ना, जब इसकी ये एक वेव पूरी हो रही है, इसमें कितनी बार इसने डायरेक्शन चेंज की, 2 बार, एक बार उस तरफ और एक बार इस तरफ है। तो कितने सेकंड्स में ये चेंज कर लेता है, 1 बाई, इसका डबल कर लो, 1/100th ऑफ सेकंड में ये क्या कर लेता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है।
तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब क्वेश्चन ये आता है भाई अल्टरनेटिंग करंट के क्या क्या एडवांटेजेस है ओवर डायरेक्ट करंट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है अगर उसको हम ट्रांसमिट करते हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है, जो पावर स्टेशन है या फिर जहां पे जनरेटर्स लगे हुए हैं, थर्मल पावर प्लांट है या कोई भी है, या किसी डैम पे ऊपर से पानी करके वहां पे बिजली जो है हम बना रहे हैं, तो वहां से यहां तक किसी शहर तक, किसी गांव तक बिजली पहुंचाने में एनर्जी का कुछ लॉस होता है। अगर हम डायरेक्ट करंट को ट्रांसमिट करेंगे तो वहां पे एनर्जी का लॉस काफी ज्यादा होगा। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन एनर्जी का अगर हम कर रहे हैं, तो वहां पे अल्टरनेटिंग करंट है तो वहां पे लॉस कम होगा। और अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना भी इजी है, जो कि हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे भाई किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें देखते हैं घरों में जो भी वायरिंग वगैरह होती है उसमें मेनली हमें 3 वायर्स की जरूरत पड़ती है। सबसे एक पहली जो वायर होती है रेड कलर से रिप्रेजेंट की जाती है, ऑब्वियसली बात है, उसके ऊपर जो इंसुलेशन है बस वो रेड कलर की है। अंदर तो सभी वायर्स एक जैसी हैं, सब में मोस्टली हम कॉपर वायर का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। तो जो रेड कलर की जो वायर है वो होती है लाइव वायर के लिए यूज। अगर ऊपर उसके ऊपर जो रबर जो इंसुलेशन जो चढ़ी हुई है अगर वो ब्लैक कलर की है, मतलब ऐसे कलर असाइन कर रखे हैं जिससे कि हमें इजी हो जाए, ऊपर से देख के बता दे कि भाई ये लाइव वायर है या कौन सी वायर है। अगर ब्लैक कलर की वायर है तो ये कौन सी वायर होती है, न्यूट्रल। इसके अलावा अगर ग्रीन कलर की वायर है तो ये 3 कलर कोड हमने असाइन कर रखे हैं। तीसरी जो ग्रीन कलर की जो वायर होती है वो होती है अर्थिंग के लिए। ये सिर्फ इसका काम होता है सेफ्टी पर्पज, सेफ्टी के लिए यूज करते हैं बस इसका। तुमने घरों में 3 पिन के जो है वो सॉकेट देखे होंगे, है ना, ऊपर ऐसे एक मोटी से ऐसे पिन है, वो कौन सा सॉकेट होता है, वो होता है ये अर्थिंग के लिए। नीचे एक लाइव वायर के लिए होता है, दूसरा किसके लिए होता है, न्यूट्रल के लिए। ऐसे पूरा जब सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट फ्लो होता है। तो एक बार मैं जल्दी से यहाँ पे एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम में छोटा सा बना के दिखा देता हूं तुम्हें। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की है। देखो ये है हमारा मेन सप्लाई, जो भी भाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो पोल्स वगैरह लगे होते हैं वहां से मेन जो है हमारी सप्लाई आती है। कहाँ पे जाती है, सबसे पहले हमारे मीटर के अंदर, क्योंकि वो वही तो रीडिंग बताएगा ना भाई कितनी एनर्जी हमने यूज की है। अब जैसे ये मीटर के अंदर से ये वाली जो रेड कलर की जो वायर है वो है लाइव वायर, ये ब्लैक कलर की ये है न्यूट्रल वायर, जो तीसरी जो ऐसे डॉट डॉट से बना रखी है ये है अर्थिंग वाली वायर। ठीक, अब देखो यहां से मीटर से जो हमारा मेन जो स्विच बॉक्स है, एमसीबी बॉक्स है, जहां से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं पूरे घर की लाइट को, है ना, तो वहां पे हमने ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया। यहां के बाद ये किस में कनेक्शन शुरू हो जाता है, पैरेलल में। घरों में जितने भी कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 कनेक्शन रिप्रेजेंट किए हैं। मान लो जैसे ये लाइव वायर है, देखो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, एक सर्किट पूरा होगा तभी करंट फ्लो करेगा। जैसे यहां से ये वायर आई लाइव वायर, करंट यहां तक आया। अब यहाँ पे स्विच ऑफ है, ऑन नहीं है, ऑफ है, तो ये क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं ग्लो करेगा। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो लाइव वायर डायरेक्टली से कनेक्शन में आ गई, तो एक सर्किट पूरा हो गया। यहां से देखो ऐसे यूं, तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। वहीं दूसरा देखो एक ऐसा स्विच हमने यहां पे लगा रखा है, 3 पिन का ये सॉकेट लगा रखा है। जैसे ही करंट देखो यहाँ पे 3 टर्मिनल्स है, एक लाइव वायर के लिए होता है जिसमें कि करंट फ्लो करता है, दूसरा होता है न्यूट्रल के लिए, और तीसरा होता है अर्थिंग के लिए। जनरली जो मेटेलिक जो ऑब्जेक्ट होती है उसमें 3 पिन दिए होते हैं। अब लाइव वायर से करंट यहां आया, इसमें आया, जैसे हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे जो भी अप्लायंस हमें चलाना है, तो ये जो बीच वाला जो टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट है, देखो यहां अर्थिंग से ऐसे यूं कर रखा है, जमीन के अंदर ये वायर दबा रखी है। अब ये जो सॉकेट है वो किस लिए यूज होता है, जैसे मान लिया हमारी कोई भी एक इलेक्ट्रिक आयरन है, अब इस इलेक्ट्रिक आयरन में होता क्या है कि भाई 3 जो है वो वायर्स यूज होती हैं। एक लाइव वायर जो कि इसमें कनेक्ट होगी, दूसरी होती है न्यूट्रल वायर, और इसके अंदर होती है ऐसे एक एलिमेंट जो कि हीट अप होता है, और इस प्रेस को जो है वो क्या करेगा, इस आयरन को हीट अप कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, ये अगर हम तीसरी जो है ये वायर अगर मैं यूज ना भी करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज है सेफ्टी के लिए। तीसरी वायर कहां कनेक्ट होती है, इस अप्लायंस की बॉडी के साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो कैसी है, मेटेलिक बॉडी है। मान लिया कभी ये लाइव वायर डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ गई, तो यहाँ पे कोई कट वगैरह लग गया तो इसकी बॉडी पे भी करंट आ जाएगा। अब जैसे ही कोई इंसान इसको टच करेगा तो उसको तो इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, उसके थ्रू जो करंट है वो कहां जाएगा, अर्थ के अंदर।
अब उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक अर्थिंग वाली वायर का यूज कर लेते हैं जो कि इसकी बॉडी के साथ कनेक्ट होती है, इसका और कोई पर्पज नहीं है, सिर्फ सेफ्टी पर्पज है। तो ये जो वायर है ये किसके साथ कनेक्ट होगी, इसके साथ। तो करंट जो है यहां से कहां चला जाएगा, डायरेक्टली जमीन के अंदर। जो कोई भी इंसान इसको ऑपरेट कर रहा होगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, जैसे इसको हाथ लगाएगा तो वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएगा। अब यहाँ पे इसी में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जो है सर्किट है, यहाँ पे दो जो मेन जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। एक होती है ओवरलोडिंग, एक होती है शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग हम जब बोलते हैं, जब एक ही, जैसे ये 3 पिन का है, यहाँ पे मल्टी पिन वाले जो है वो सॉकेट लगा दिए, एक ही सॉकेट में हमने कई सारे अप्लायंस लगा दिए। तो कई सारे अप्लायंस लगाए तो उन सबको करंट भी चाहिएगा ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे एकदम से क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा। करंट इंक्रीज होने से यहाँ पे क्या होगा, ओवरलोडिंग होगी, जिससे करंट एकदम से बढ़ेगा। तो यहाँ आग भी लग सकती है सॉकेट में। सॉकेट तुमने देखा होगा कई बार जल भी जाते हैं। दूसरी जो चीज होती है शॉर्ट सर्किटिंग। कभी मान लीजिए ये लाइव वायर है, वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ गई, इस न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ गई कहीं पे, क्योंकि ये जो वायरिंग होती है बिल्कुल पास पास होती है घरों में। जो देखा होगा ना, एक पाइप जो है दीवार के अंदर से जाता है, उसके अंदर से बहुत सारी वायर्स निकली हुई होती हैं। तो कभी अगर ये लाइव वायर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए किसके, न्यूट्रल वायर के, तो वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा एकदम से कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फिर से एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो भाई कई सारे मल्टीपल अप्लायंसेज एक साथ ना चलाएं जिनको भी बहुत ज्यादा करंट चाहिए, वो भी एक ही सॉकेट में लगा के। दूसरा और क्या कर सकते हैं, हम अच्छी प्रॉपर इंसुलेशन वाली वायर्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि भाई ऑब्वियस सी बात है, और प्रॉपर थिकनेस की वायर का यूज करें। और अगर फिर भी अगर करंट ज्यादा हो जाए तो ये जैसे ये जो एमसीबी बॉक्स होता है, या फिर यहाँ पे एक फ्यूज भी यूज कर सकते हैं। फ्यूज क्या करता है कि जैसे ही करंट इंक्रीज होता है, फ्यूज में होता है क्या है, कुछ ऐसा ही, दो मेटल की कैप होती है, एक इधर मेटल की कैप, एक इधर मेटल की कैप है। तो यहां पे एक वायर इसके अंदर से इधर से उधर तक पहुंची हुई होती है। जैसे ही करंट एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होता है, मान लीजिए ये जो फ्यूज है वो 5.5 एम्पियर का है, तो जैसे ही करंट इससे ज्यादा होगा, इसके नजदीक जाएगा, 5.5 5.6 एम्पियर होगा, ये जो है हीट की वजह से क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। तो सर्किट ब्रेक हो गया, करंट आगे पहुंचेगा ही नहीं। तो करंट आगे नहीं पहुंचेगा तो जो हमारे अप्लायंसेज हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज होने से बच जाएंगे। तो ये होता है फ्यूज का काम। अब कोई इक्विपमेंट है, जैसे ये बल्ब था, इसको मान लिया 2 एम्पियर करंट चाहिए ग्लो करने के लिए, 2 एम्पियर पे ये ठीक से काम करता है, तो मैं यहाँ पे कितने का फ्यूज यूज करूं, अगर भाई मान लिया यूज कर भी रहे हैं यहाँ पे, तो मैं 2.2 एम्पियर 2.5 एम्पियर इसके नजदीक का, मतलब उससे ज्यादा ही लूंगा। अगर मैंने 2 एम्पियर का यूज किया तो वो तो 2 एम्पियर पे तो ये वर्क कर ही रहा था, उससे पहले ये फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो इसको वर्क करने ही नहीं देगा ये फ्यूज। तो ऐसे केसेस में स्लाइटली जो उसकी जो रेटिंग है उससे हम थोड़ा सा ज्यादा का क्या करते हैं, फ्यूज इस्तेमाल करते हैं, ताकि ज्यादा करंट होने पे हमारा अप्लायंस जो है वो डैमेज होने से बच जाए, और जो बाकी जो चीज है वो ठीक से प्रॉपर वर्क करती रहे। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना। होपफुली आपको ये जो हमारा जो आज का लेक्चर है, जो भी हमने इस थ्रू आउट इस वीडियो में किया है, पढ़ा है, वो आप सबको समझ में आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एक वीडियो में।